जय माता दी। तो आज के लेक्चर में हम लोग ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इसका स्टडी करेंगे हम लोग। ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज इन हिंदी इसको हम लोग कहेंगे गैसों का परिवहन। तो इतना सभी आदमी जानते हैं कि हम लोगों के शरीर में किन गैसों का परिवहन होता है, किन गैसों का ट्रांसपोर्ट होता है। तो हम लोग सांस के रूप में जब ऑक्सीजन को लेते हैं, इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन इनहेल करने के बाद यह हमारे लंग्स के एल्वियोलाई से ब्लड कैपिलरीज में जाता है और ब्लड कैपिलरीज में जाने के बाद यह ब्लड सर्कुलेशन के द्वारा हमारे टिश्यू में जाता है, टिश्यू के सेल में जाता है और सेल में फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड एज ए वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में जब निकलता है वहाँ से, तो वहाँ से वो फिर ब्लड सर्कुलेशन के साथ यानी हीमोग्लोबिन के साथ आता है फिर हमारे लंग्स में और लंग्स से फिर उसे एक्सहेल कर दिया जाता है एटमॉस्फेयर में। तो इन सारी प्रक्रियाओं को हम लोग देखेंगे कि इसमें ऑक्सीजन किस प्रकार हमारे ब्लड सर्कुलेशन के साथ सेल के पास जाती है और सेल से फिर किस प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड पुनः हमारे लंग्स में आती है जिसे हम लोग एक्सहेल करते हैं। इन सारी प्रक्रियाओं को देखने से पहले हम लोग सबसे पहले चलेंगे कहाँ पर, तो एल्वियोलाई के पास। एल्वियोलाई, एक एल्वियोलाई को हम लोग लिए हैं समझने के लिए। अब ये एल्वियोलाई को पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं, इसका स्ट्रक्चर किस टाइप का होता है। तो ये एल्वियोलाई जो है यह वास्तव में स्क्वाइमस एपिथेलियम या स्क्वाइमस सेल के बने होते हैं। स्क्वाइमस सेल का इस पर लेयर होता है, इसको हम लोग लिख देते हैं स्क्वाइमस सेल। ये आपका हो गया स्ट्रक्चर किसका, एल्वियोलाई का। स्क्वाइमस सेल के बने होते हैं। इसके बाद देखेंगे स्क्वाइमस सेल के बाद यहाँ पर बीच में भी एक मेम्ब्रेन होता है जो मेम्ब्रेन नॉन सेलुलर होता है। नॉन सेलुलर होता है यानी यह किसी सेल के बने नहीं होते हैं। इस मेम्ब्रेन का नाम हम लोग देते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या कि इस एल्वियोलाई पर ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई रहती है। बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज लिपटी हुई रहती है जिसे हम लोग पल्मोनरी कैपिलरी भी कहते हैं। तो मान लिया जाए हम एक कैपिलरी पर थोड़ा देखते हैं इसका अध्ययन करके, जो एक कैपिलरी में क्या क्या होता है इसके साथ। तो हमने लिया एक कैपिलरी। इस कैपिलरी में भी देखेंगे कि कैपिलरी का भी वाल जो है यह भी स्क्वाइमस सेल के ही बने होते हैं। स्क्वाइमस सेल के ही बने होते हैं, लेकिन चूंकि यह कैपिलरी है और कैपिलरी में स्क्वाइमस सेल का बना इसका वाल है, इसीलिए इसको हम लोग स्पेशल नाम से जानते हैं इंडोथीलियम। इंडोथीलियम, इसको याद रखेंगे। यह केवल ब्लड कैपिलरीज के लिए ही यूज किया जाता है इंडोथीलियम। अब स्वाभाविक है कि इस बीच में यह बेसमेंट मेम्ब्रेन है, इसके ऊपर स्क्वाइमस एपिथेलियम है और इसके नीचे भी स्क्वाइमस सेल हैं। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी आ सकता है कि जब ऑक्सीजन हम लोग इनहेल करते हैं, जब O2 हमारे लंग्स में आती है यानी एल्वियोलाई में आती है, तो एल्वियोलाई में आने के बाद यह O2 जब क्रॉस करेगी, पार करके कहाँ पर आएगी, ब्लड कैपिलरी के पास। ब्लड कैपिलरी यानी गैसों के एक्सचेंज करने के लिए कैपिलरी ही लिया जाता है, जो काफ़ी पतली नली होती है। इसमें आर्टेरी या वेन इस सब को नहीं लेंगे, वेसल्स को नहीं लेंगे, यह केवल कैपिलरी को लेंगे। कैपिलरी काफ़ी पतली नली होती है। तो O2 जब इसमें आउट या इन होगा, यानी इसमें इन होगा और CO2 यहाँ से आउट होगा, तो यह कितने लेयर को पार करेगा। तो इसमें स्वाभाविक है 3 लेयर होता है, एक स्क्वाइमस, दूसरा बेसमेंट मेम्ब्रेन और फिर तीसरा स्क्वाइमस
सेल यानी एंडोथीलियम, ये 3 लेयर से इसको क्रॉस करेगा। अब प्रश्न उठता है कि यह 3 लेयर से क्रॉस तो करेगा, लेकिन यह क्रॉस करेगा कैसे, किस प्रोसेस के लिए? क्या वो कोई यहाँ पर बैठ कर के उसको खींचता है या कोई वहाँ से ढकेलता है? नहीं, पुश करता है या पुल करता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे नेचर ऑफ गैसेज। नेचर ऑफ गैसेज, नेचर ऑफ गैसेज वैसे तो सभी आदमी जानते होंगे, एक प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन मीन्स जिसको हम लोग हिंदी में कहते हैं विसरण। और इसको आप लोग अपर प्राइमरी क्लास में भी पढ़े होंगे कि डिफ्यूजन मीन्स गैसों का ऐसा गुण जिसमें गैस हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन मूव करता है, यानी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गमन करती है। ये गैस का नेचर है। तब तो स्वाभाविक है अगर O2 यहाँ से यानी एल्वियोलाई से हमारे ब्लड कैपिलरीज में आता है तो ज़रूर यहाँ पर डिफ्यूजन की प्रक्रिया होती होगी। इसका मतलब होगा कि यहाँ पर कंसंट्रेशन हाई होगा और यहाँ पर कंसंट्रेशन लो होगा। तो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन को यहाँ पर लाते हैं, उसके बाद फिर ऑक्सीजन के बाद वाले चीज़ को देखेंगे। तो यहाँ पर ऑक्सीजन को यहाँ पर कितना कंसंट्रेशन होता है, इसको जानने के लिए आप सभी आदमी जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर कितना है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो सभी आदमी जानते हैं 760 mm ऑफ Hg। ये भी जानते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा मापा जाता है, तो वो होता है बैरोमीटर। बैरोमीटर के द्वारा दिया जाता है कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो कितना होता है 760 mm ऑफ Hg नॉर्मली। इसमें आप जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में 78% जो है वह क्या है, नाइट्रोजन है। 21% क्या है, ऑक्सीजन है। एंड 0.03% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो बहुत कम मात्रा में है, इसलिए इसका जिक्र छोड़िए। मेजर पार्ट जो है वो ऑक्सीजन का एंड नाइट्रोजन का है। तो प्रश्न उठता है कि यह ऑक्सीजन जो है इसके द्वारा, केवल ऑक्सीजन के द्वारा, यह जो अभी आप प्रेशर देख रहे हैं, ऑक्सीजन के द्वारा कितना प्रेशर इसमें है, ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है इस प्रेशर में, तो इसका होता है 160 mm ऑफ Hg। उसी प्रकार इसका लिया जाए तो ये 597 mm ऑफ Hg होता है। यानी इसके द्वारा, नाइट्रोजन के द्वारा इतना mm ऑफ Hg यानी 597 mm ऑफ Hg जो है यह प्रेशर एग्जर्ट करता है केवल नाइट्रोजन, और केवल ऑक्सीजन एग्जर्ट करता है कितना, 160 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर जब यह आया तो यह कितने प्रेशर के साथ आया, 160 mm ऑफ Hg। इसके साथ O2 इनहेल किया, किसमें, इसमें एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में आने के बाद यह प्रेशर मात्र रह जाता है 100 mm ऑफ Hg। अब हम लोग सोचेंगे कि यह 100 mm ऑफ Hg क्यों कम हो गया। ऐसा प्रेशर इसलिए कम हो गया कि जब यहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यहाँ डीऑक्सीजनेटेड आरबीसी जब यहाँ पर आती है तो यहाँ से CO2 जाता है एल्वियोलाई में, और CO2 जब एल्वियोलाई में जाएगा तो CO2 का भी कुछ प्रेशर होगा। इसके बाद इसमें और कुछ गैसें हैं जिनके प्रेशर भी है। इसके अलावा इसमें वाटर वेपर भी है। वाटर वेपर देखते हैं, जैसे एज फॉर एग्जांपल मतलब हम लोग जाड़े के महीना में जब सांस छोड़ते हैं तो आगे जो है सो वो ड्रॉपलेट्स के नन्ही नन्ही बूंदें रहती हैं, वो ओस जिसको कहते हैं हम लोग। तो यह वाटर वेपर भी काफ़ी मात्रा में एल्वियोलाई में होता है, प्रेजेंट होता है, जिसके कारण हमारा यह प्रेशर जो है किसका, O2 का, यह कम जाता है। अब प्रेशर जब कम जाता है तो यह रह जाता है लगभग 100 mm ऑफ Hg। हालांकि यह जो डाटा मैंने दिया है 100 mm ऑफ Hg, कहीं कहीं पर 104 भी आप देखेंगे, इसलिए आप जो है वो अपने NCERT से इसका निर्णय ले लें और उसी को याद रखें। यह हल्का फल्का थोड़ा फेरबदल होती है। तो ये 100 mm ऑफ Hg
यहाँ का हो गया प्रेशर। अब ये 100 mm ऑफ Hg हुआ। अब यहाँ से यह इसमें जब आएगी, क्रॉस करेगी, तो यहाँ पर इसका देख लिया जाए इसमें क्या क्या कैसे कैसे है। तो इसमें सबसे पहले है क्या, जो ब्लड जो है, ब्लड जो इसमें बह रही है, ये ब्लड का फ्लो में देखिएगा ब्लड का 2 पार्ट होता है। एक पार्ट होता है ब्लड प्लाज्मा और दूसरा पार्ट होता है सेल्स। और सेल्स में भी आप जानते हैं कि ब्लड का 3 सेल्स के रूप में आता है। एक होता है आरबीसी, दूसरा होता है डब्ल्यूबीसी और तीसरा होता है प्लेटलेट्स, या जिसको हिंदी में हम लोग कहेंगे बिंबाणु या पट्टिकाणु। तो इसमें देखेंगे कि जो आरबीसी और, तो एक हमने यहाँ पर आरबीसी लिया, इसको रेड कलर का हम लेते हैं आरबीसी चूँकि ये ऑक्सीजनेटेड है, और यहाँ पर ब्लैक कलर का लेते हैं चूँकि डीऑक्सीजनेटेड है। अब इसमें देखिएगा ब्लड प्लाज्मा भी है और आरबीसी भी है, यह तो यहाँ आई, लेकिन इसका क्या अभी कंडीशन है इसको देखते हैं। तो ब्लड प्लाज्मा में यह ऑक्सीजन जो है O2 जो है वो कम सॉल्यूबल है, लेस सॉल्यूबल है। यानी O2 ब्लड प्लाज्मा में क्या है, लेस सॉल्यूबल है, बहुत कम सॉल्यूबल होता है, जिसके कारण यह इसमें आता जब है तो आने के बाद यह मात्र 3% ही इसमें सॉल्यूबल होता है, मतलब घुलनशील अवस्था में रहता है। बाकी 97% जो होता है वो 97% किस में रहता है, आरबीसी के साथ। अब यह 97% आरबीसी के साथ है, 3% किसके साथ रहा, ब्लड प्लाज्मा के साथ फ्लो करेगा एज ए बबल के रूप में। जब यह O2 यहाँ पर आती है तो यह 100 mm ऑफ Hg है, और इसमें ये ब्लड प्लाज्मा में यह होता है 40 mm ऑफ Hg, 40 mm ऑफ Hg। तब तो गैस के नेचर के हिसाब से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या होगा, इसमें ब्लड O2 फ्लो करेगा। O2 अभी 100 mm ऑफ Hg पर है एल्वियोलाई में, जबकि यहाँ पर ब्लड प्लाज्मा में क्या है 40 mm ऑफ Hg। तो 40 mm ऑफ Hg पर यह O2 क्या होगा, इसमें आकर के इसमें इन करेगा। इसमें इन करने के बाद यह 40 हो गया, और फिर इस आरबीसी में देखेंगे तो आरबीसी में भी कितना है 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ से ब्लड प्लाज्मा में 40 mm ऑफ Hg है, तो 100 mm ऑफ Hg से यह मूव जो करेगा तो कब तक मूव करेगा, जब तक यह अपने इक्विलिब्रियम स्टेट को मेंटेन नहीं कर लेता है, मतलब साम्यावस्था को प्राप्त नहीं कर लेता है। साम्यावस्था को प्राप्त करेगा तो यहाँ पर भी यह 40 mm ऑफ Hg कितना हो जाएगा, 100 mm ऑफ Hg, और फिर यह 100 mm ऑफ Hg हो जाएगा, जबकि यहाँ पर आरबीसी में कितना है 40 mm ऑफ Hg। तो यहाँ पर भी क्या होगा, ब्लड प्लाज्मा टू आरबीसी, इसमें भी क्या होगा, इक्विलिब्रियम मेंटेन होगा, और इक्विलिब्रियम मेंटेन के कारण यहाँ से भी यह चलाएगा कहाँ में, आरबीसी में। इस प्रकार यह डिफ्यूजन प्रोसेस के द्वारा O2 लास्टली ब्लड प्लाज्मा एंड आरबीसी में इन करेगा, और इसमें इन करने के बाद यह ब्लड जो है, अब चूंकि यह इस ब्लड में 100% ऑक्सीजन आ गया, अब यह 100% ऑक्सीजन यहाँ से आया तो ये जाएगा कहाँ पर, हमारे हार्ट के पास। हार्ट तो आप लोग जानते हैं, हार्ट आप लोग बराबर बनाते हैं, देख रहे हैं क्या बना रहे हैं, हार्ट बनाने में तो हमसे आप लोग ज़्यादा माहिर हैं। यह आता है हार्ट के पास। हार्ट के पास आने के बाद पुनः हार्ट से यह हार्ट इसे पंप करता है, और हार्ट से पंप होने के बाद यह चला जाता है कहाँ पर, टिश्यू के पास। टिश्यू एज ए ग्रुप ऑफ सेल, एज ए ग्रुप ऑफ सेल यहाँ पर जाता है। ये टिश्यू है, टिश्यू के चारों ओर टिश्यू फ्लूइड होता है। अब यहाँ पर भी फिर यही प्रक्रिया होगी, यहाँ पर होगा कितना 100 mm ऑफ Hg, और ये इसमें कितना होगा 40 mm ऑफ Hg, और फिर हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन क्या करेगा, O2 मूव करेगा किसमें, टिश्यू फ्लूइड में, एंड टिश्यू फ्लूइड से लास्टली सेल में, और सेल में फिर CO2 बनेगा, जिस CO2 कैसे फिर यहाँ से कैरी होगा इसकी चर्चा हम लोग अगले वीडियोज में करेंगे। अभी इस वीडियोज में हम लोग केवल O2 पर चर्चा कर रहे हैं, CO2 के लिए अगला वीडियो आप लोग देखेंगे। तो यहाँ से फिर जब CO2 इसमें मिल जाता है तो CO2 मिलने के बाद अब जो हमारा ये आरबीसी है, यह आरबीसी हो जाएगा क्या, डीऑक्सीजनेटेड, और डीऑक्सीजनेटेड के बाद यह जाएगा कहाँ पर, फिर हार्ट में। हार्ट में जाने के बाद
यह हार्ट में जब पहुंचता है उसके बाद हार्ट से फिर इसको ऑक्सीजन कैरी करने के लिए, यानी ऑक्सीजन, अभी अब गंदा ब्लड हो गया ना, अब गंदा ब्लड को पुनः रिफाइन करने के लिए, यानी इसको ऑक्सीजन मिलने के लिए, ऑक्सीजन लेने के लिए यह पुनः कहाँ चला जाएगा, पल्मोनरी वेन, पल्मोनरी कैपिलरीज में, यानी पल्मोनरी कैपिलरीज जहाँ जो एल्वियोलाई के पास है। अब यहाँ से यह पुनः चला जाएगा, इसमें ऐसे करके जाएगा और यह सर्किल जो है इसी प्रकार यह चलती जाएगी, यहाँ पर आते जाएगा, रिफाइन होते जाएगा, हार्ट इसके पास भेजते जाएगा, फिर डी ऑक्सीजनेटेड होकर के पुनः यह यहाँ पर आएगा, फिर ऑक्सीजनेटेड होगा। ये साइकिल चलते रहता है हमारे शरीर में। अब प्रश्न उठता है कि यहाँ पर इतना तो हम लोगों ने देख लिया, अब इसमें एक होता है ये हीमोग्लोबिन आरबीसी में जो ऑक्सीजन कैरिंग कंपोनेंट है। अब इस हीमोग्लोबिन के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लिया जाए कि हीमोग्लोबिन क्या, कैसे है, कैसे यह ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती है, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे। तो इसमें देखेंगे हीमोग्लोबिन जो है वो वास्तव में 5 कार्बन वाला एक रिंग स्ट्रक्चर है, जिसको हम लोग कहते हैं पायरोल रिंग। पायरोल रिंग, जब यह पायरोल रिंग 4 के समूह में, 4 के ग्रुप में होते हैं, तब यह पायरोल रिंग का अलग नाम हो जाता है। पायरोल रिंग का अलग नाम क्या होगा, इसको हम लोग कहेंगे पोरीफेरन रिंग। पोरीफेरन रिंग। फिर पोरीफेरन रिंग जो है, जब यह पोरीफेरन रिंग के बीच में आयरन पार्टिकल जो किसके रूप में होता है, फेरस के रूप में, फेरस मतलब Fe2+, यानी फेरस के रूप में Fe2+, ये फेरस के रूप में जब आता है तब इसका नाम पड़ जाता है हिम। और फिर जब इसमें प्रत्येक के साथ ये ऐसे करके, अब पुनः हम नहीं बना रहे हैं, प्रत्येक के साथ जब ऐसे करके एक चेन जुड़ जाता है, जिस चेन का क्या नाम है, चेन का नाम है ग्लोबिन। चेन का नाम है क्या, ग्लोबिन। यह प्रोटीनस होता है, यानी प्रोटीन होता है, एमिनो एसिड जिसको कहते हैं। यह प्रोटीन जब इसमें जुड़ जाता है चेन के जैसा, तब यह हीम और प्लस ग्लोबिन दोनों मिल करके बनाता है हीमोग्लोबिन। ठीक है। अब यह हीमोग्लोबिन यह वास्तव में क्या है, मोनोमर है। जब यह हीमोग्लोबिन ऐसा स्ट्रक्चर 4 जब मिल जाते हैं, जैसे हम अभी यहाँ पर रफ फिगर बना रहे हैं, फिगर तो आपको दिखा दिए हैं बड़ा करके, रफ फिगर बना रहे हैं, ये 4 जब हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल एक साथ मिलते हैं, तब ये सबसे देख रहे हैं, सबसे आपको चेन निकला हुआ है, सबसे चेन निकला हुआ है, ये 4 जब हीमोग्लोबिन के 4 पार्टिकल जब एक जगह मिलते हैं, तब ये कहलाता है ट्रू हीमोग्लोबिन। इसको HB शॉर्ट में लिख देते हैं, HB हीमोग्लोबिन, ट्रू हीमोग्लोबिन बनता है। और यही ट्रू हीमोग्लोबिन जो है, इसको हम लोग कहेंगे टेट्रामेरिक। टेट्रामेरिक, टेट्रामेरिक, टेट्रा मीन्स होता है 4, यानी 4 मोनोमर मिल करके टेट्रामेरिक ट्रू हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है। आया समझ में? ओके। अब ये इतना जब हम लोग जानकारी ले लिए, तो यहाँ पर देख रहे हैं Fe+ जो है, इसी में ऑक्सीजन बाइंड होता है। तो ऑक्सीजन जब इससे बाइंड होती है, O2 इससे बाइंड होती है, तो एक ट्रू हीमोग्लोबिन में कितने हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल हैं? 4। और चारों के बीच में क्या है? Fe पार्टिकल्स है, फेरस के अणु हैं। और ये फेरस जो है, इसी फेरस के साथ ऑक्सीजन बाइंड करेगा, तब तो एक ट्रू हीमोग्लोबिन के साथ कितने O2 कंबाइन करेंगे? देख रहे हैं, 4। एक हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल के साथ 4 ऑक्सीजन कैरी किया जा सकता है, 4 ऑक्सीजन बाइंड हो सकते हैं। तो एक बार जब यहाँ से ऑक्सीजन इसमें जुड़ती है, तो एक बार में 4 ऑक्सीजन को ले जाता है। जबकि एक आरबीसी में
एक आरबीसी में 1 आरबीसी, एक आरबीसी के मॉलिक्यूल में बहुत सारे हीमोग्लोबिन होते हैं। बहुत सारे हीमोग्लोबिन मतलब लगभग 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। समझ रहे हैं? 280 मिलियन हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है इन 1 आरबीसी। तो ये अभी इतना जानकारी लेने के बाद अब कुछ इसका एक अहम जानकारी भी है कि यह ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है यह कंट्रोल कैसे होता है। ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करने वाले कौन कौन से फैक्टर हैं? तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को कंट्रोल करने वाले हमारे पास 4 फैक्टर्स हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सबसे पहला हमने लिया पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज करेगा तो हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन को अटैच होने की संभावना ज़्यादा होगी, मतलब बढ़ेगी। नंबर 2 में दिए हैं इंक्रीज CO2। यदि CO2 की मात्रा बढ़ेगी तो वैसी परिस्थिति में हमारे ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होने की संभावना कमेगी, घटेगी। नंबर 3 में दिए हैं pH जब लो होगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ जो होगा वह भी क्या होगा, लो होगा। यहाँ पर pH लो का मतलब हो गया एसिडिक होगी। और नंबर 4 में दिए हैं टेम्परेचर जब इंक्रीज करेगा वैसी परिस्थिति में भी हमारे हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो होगी वो काफ़ी लो होगी। जैसा कि हम लोग हैवी एक्सरसाइज या स्विमिंग या रनिंग के दौरान देखते हैं कि जब हमारे शरीर में वहाँ पर जहाँ पर मसल्स काम करता है, एक्टिव रहता है, वहाँ पर हमें ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होती है, परंतु वहाँ पर ऑक्सीजन अटैचमेंट जो होता है वो कम होता है, जिसके कारण वहाँ पर मसल्स क्रैम्प आता है। और एक देखें हैं इंक्रीज इन CO2। जब CO2 इंक्रीज करता है तो CO2 इंक्रीज करने पर लेस कैपेसिटी ऑफ ऑक्सीजन अटैचमेंट की संभावना जो होती है वो कम होती है। इसी के कारण यह काफ़ी खतरनाक है। बगीचा में रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि वहाँ पर पौधे रात को क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं ना, ऑक्सीजन लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ पर काफ़ी उसका सेचुरेशन बढ़ जाता है, जिसके कारण उसमें सोए हुए व्यक्ति को घुटन की समस्या आ सकती है। चूँकि जब ये कार्बन डाइऑक्साइड का सेचुरेशन बढ़ेगा तो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी हीमोग्लोबिन के साथ क्या होगी, लो होगी, जो काफ़ी खतरनाक है, घुटन जैसी समस्या आ सकती है। तो आज के वीडियोज़ में, आज के लेक्चर में हम लोग इतना ही पढ़ रहेंगे। अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे कि सेल से किस प्रकार CO2 जो है वह मूव करके और लंग्स के द्वारा लंग्स में जाती है, जहाँ से हम लोग उसको एक्सहेल करते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहता हूँ। जय माता दी।